Hello, welcome back everyone to our channel Times Coaching Behror. I'm Shivani Yadav, host of this video. लास्ट वीडियो में हमने एनडीए से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो कि आपको आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। इस क्लास में भी हम सेम और भी वेरियस काइंड्स ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम के अंदर जो है वो एक मेजर हेल्प प्रोवाइड करेंगे। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम्स कोचिंग बेहरोर में प्रतिज्ञा नाम से 11th और 12th का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसको आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसी के साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक लिटिल ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन क्या होता है, कार्बन किस तरीके से पाया जाता है और कार्बन जो है वो उसकी वैलेंसी क्या होती है, किस तरीके से बॉन्ड्स बनाता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं और भी जो एटम्स होते हैं वो किस तरीके से एलोट्रोपी शो करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब जो कार्बन होता है वो क्या होता है? सो कार्बन इज नथिंग बट कार्बन इज द 17th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। कार्बन जो है वो 17th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि ये अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो है वो मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है और जो प्लेस है इसका या फिर जो नंबर है वो है 17th नंबर पे ये सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। उसी के साथ कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। कार्बन जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सबसे ज्यादा कंपाउंड्स जो है वो कार्बन ही बनाता है। अब बात करते हैं कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, किस टाइप का बॉन्ड जो है वो कार्बन फॉर्म करता है। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, ये सारी चीजें हमने केमिकल बॉन्ड नाम की क्लास जो हमने लास्ट टाइम ली थी उसमें आप लोगों से डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो कार्बन किस टाइप के बॉन्ड्स बनाता है? कार्बन बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है कार्बन। कोवैलेंट बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन शेयरिंग क्यों करता है, एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास, इसलिए उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना भी ना तो ईजी होता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ईजी होता है। टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो कार्बन के बारे में ये 2 सिंपल से पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या क्या है? नंबर 1 तो कि कार्बन हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, एंड नंबर 2 वो कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। आगे अगर हम देखते हैं तो कार्बन किस किस टाइप से पाया जाता है, तो कार्बन बेसिकली 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। एक होती है कंबाइंड फॉर्म, एक होती है फ्री फॉर्म। बेसिकली अगर हम देखते हैं नॉर्मली तो कार्बन 2 फॉर्म्स में मिलता है। नंबर 1 कंबाइंड फॉर्म, combined form of carbon, and number 2 free form। अर्थ की क्रस्ट के अंदर दोनों ही जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर कार्बन 2 फॉर्म्स में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म के अंदर और फ्री फॉर्म के अंदर। तो कंबाइंड फॉर्म के अंदर कैसे मिलता है और फ्री फॉर्म के अंदर कैसे मिलता है, तो देखो आप सब लोग जानते हो डायमंड, ग्रेफाइट, इसके अलावा कोल और प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के अंदर कार्बन होता है। बट आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा तो कंबाइंड फॉर्म में है और कौन सा फ्री फॉर्म में है? तो एग्जांपल के लिए देखो, डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल आर द फ्री फॉर्म्स ऑफ कार्बन। जो डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड कोल, ये तीनों जो है वो कार्बन की फ्री फॉर्म्स होती है, तीनों कार्बन की फ्री फॉर्म्स होती है। देखो 2 ही फॉर्म्स बताई मैंने, नंबर 1 कंबाइंड एंड नंबर 2 फ्री, जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली नोन फॉर्म्स हैं जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और कोल मतलब कोयला हो गया।
ये तीनों जो है वो फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन में आती है। वहीं अगर कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर मार्बल, प्लांट्स, क्लॉथ, पेपर, बिकॉज इन सारी चीजों के अंदर भी क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बन की कंबाइंड फॉर्म्स होती हैं। जैसे मार्बल, प्लांट, क्लॉथ, पेपर, इन सारी चीजों के अंदर भी आपको कार्बन मिलेगा, लेकिन कार्बन किस तरीके से मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में जो है वो आपको कार्बन मिलेगा इन सब चीजों के अंदर। वहीं अगर बात करें डायमंड की, ग्रेफाइट की और कोल की, तो इनके अंदर जो कार्बन मिलेगा वो फ्री स्टेट में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये कार्बन की बेसिक सी दो स्टेट्स होती हैं, कंबाइंड स्टेट होती है और फ्री स्टेट होती है। कंबाइंड स्टेट के अंदर आपको मिलता है मार्बल हो गया, प्लांट हो गया, क्लॉथ्स हो गए और पेपर। उसी के साथ फ्री स्टेट की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो फ्री स्टेट के अंदर आते हैं। अब एक कार्बन की बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। क्या होती है देखो, carbon has a unique property that it can join with other carbon atoms to form carbon-carbon bonds. This can result in the formation of compounds with long chains. आप सब लोगों ने देखा होगा इस तरीके के कंपाउंड्स, आप सबने देखे होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स बने होते हैं और ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग चेन्स होती है। ये बहुत लॉन्ग चेन्स होती हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की। तो दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक या दो बॉन्ड नहीं बनाता, ये मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। मतलब ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग कार्बन चेन्स की फॉर्मेशन करता है और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, जिसके अंदर कार्बन जो है वो खुद के साथ ही बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है और एक या दो बॉन्ड नहीं बनाता, ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग कार्बन चेन्स बनाता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को जो है हम कैटेनेशन बोलते हैं। और ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन, जिसके अंदर कार्बन जो है वो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है। आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं इस प्रॉपर्टी को। क्या होता है देखो, कार्बन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है। मतलब कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और वो बॉन्ड एक बॉन्ड या दो बॉन्ड नहीं बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा, जिसके अंदर की कार्बन जो है वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग कार्बन चेन्स की फॉर्मेशन करेगा। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है अक्यूरेंस ऑफ कार्बन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कार्बन है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है और उसी के साथ फ्री फॉर्म में भी आपको मिलता है। तो कंबाइंड फॉर्म में कैसे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बोथ फ्री स्टेट में भी होता है और उसी के साथ ये कंबाइंड स्टेट में भी होता है। फ्री स्टेट के अंदर डायमंड, ग्रेफाइट और कोल की फॉर्म में मिलता है। वहीं अगर आप देखना चाहो कि कंबाइंड स्टेट में कौन सी फॉर्म्स में मिलता है ये कार्बन, तो प्लांट्स, क्लॉथ्स, मार्बल, ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर की जो कार्बन है वो कंबाइंड स्टेट के अंदर पाया जाता है। आई होप चीजें आप लोगों को यहां तक क्लियर होंगी। आगे हम बात करते हैं एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोप्स को समझने से पहले आप लोगों को एक प्रॉपर्टी समझनी होगी कार्बन की। कार्बन जो है वो एक तो खुद के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है वो एक तो खुद के साथ मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, जो कि हमने अभी देखा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है जब कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है। अब जो कार्बन है वो कंपाउंड्स भी बनाता है जिसके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट या कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होता है। इस तरीके के कंपाउंड्स भी बनाता है, कंपाउंड्स। और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को जिसके अंदर की जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन नहीं बना रहा है, यहाँ पे लॉन्ग चेन्स नहीं बना रहा है, यहाँ पे कंपाउंड्स बन रहे हैं। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रही है और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एलोट्रोपी। अब ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन में देखने को नहीं मिलती है। जो एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी है वो आपको और भी कंपाउंड्स में देखने को मिलेगी, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी देखने को मिलती है O3, वी ऑल नो ओजोन।
तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोप है, एलोट्रोप है। तो ये प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर की एक कंपाउंड बनता है, कोई इनिशियल एक एटम होता है या फिर इनिशियली एक एलिमेंट होता है जिसके फॉर्मेशन से, जिसके कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है। कंडीशन ये होती है कि उस कंपाउंड के अंदर जो है वो उस एलिमेंट के अलावा कोई दूसरे टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे O3 ओजोन है तो इसके अंदर 3 ऑक्सीजन ही आपको मिलते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिलेगा। जैसे आपके पास कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, बेसिक 2 एलोट्रोप्स होते हैं। वैसे तो C60 फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम ये 2 देखेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो उस वजह से ये एलोट्रोप्स हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की जिसके अंदर की वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं ऑन द कंडीशन कि उनके अंदर कोई दूसरा टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपी। आई होप कि एलोट्रोपी क्या होती है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स के, कि जो कार्बन होता है उसके कितने एलोट्रोप्स बनते हैं। तो बेसिकली डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, C60 बकमिंस्टर फुलरीन होता है। ये बेसिक 3 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, जिनसे रिलेटेड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ग्रेफाइट। Graphite is the most common and most known carbon allotropes in daily life. It exists in pencils. आप सब लोगों ने देखा होगा, यहां देखिए, आप सब लोग जानते हो अबाउट पेंसिल। पेंसिल के अंदर जो कि लेड पेंसिल होती है आपकी, लेड पेंसिल, उसके अंदर ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट पेंसिल का जो सिरका होता है जिससे कि आप लोग लिखते हो, जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है पेंसिल के अंदर, एक तो वुड होती है। पेंसिल के अंदर 2 ही चीजें होती है, नंबर 1 ग्रेफाइट एंड नंबर 2 वुड, लकड़ी। तो एक तो लकड़ी होती है, उसके अलावा जो लिखने वाला पार्ट होता है, जो ब्लैक कलर्ड पार्ट होता है ना, ब्लैक कलर्ड पार्ट, वही होता है ग्रेफाइट। और वही ग्रेफाइट नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ में ग्रेफाइट कैसे यूज आता है कि सबसे पहला यूज तो इसका क्या है कि वो पेंसिल के अंदर यूज किया जाता है लिखने के लिए। इसके अलावा और भी वेरियस टाइप्स ऑफ यूज हैं। क्या क्या यूज हैं इसके, देखिए, जैसे मोस्ट पीपल रेफर पेंसिल एज लेड बट इट डज नॉट कोरिलेट विद द नेम। अब देखो, पेंसिल को हम लेड पेंसिल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है कि लेड पेंसिल के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ लेड पाया जाता है, तो इसके आंसर होगा 0%, बिकॉज जो लेड पेंसिल है उसका सिर्फ नाम ही लेड पेंसिल होता है, उसके अंदर लेड जो कि एक मेटल है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। उसके अंदर जो मेटल मिलता है या फिर जो चीज मिलती है वो है ग्रेफाइट। तो दिस इज द मिसकंसेप्शन। तो ग्रेफाइट इज मेड अप प्योरली ऑफ कार्बन एटम्स। देखो, अभी मैंने बताया था एलोट्रोपी क्या होती है, जिसके अंदर प्योरली एक ही एलिमेंट हो, जस्ट 1 एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रोपी बोलते हैं। क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एलोट्रोप है। किसका एलोट्रोप है? कार्बन का। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही पाया जाता है। इनसाइड ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम forms 3 covalent bonds with the neighboring carbon atoms with its lone pair electrons। क्या होता है देखो, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है। इसके अंदर जो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है किस तरीके से होती है कि एक जो कार्बन एटम है वो रिमेनिंग 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है। इस तरीके से कुछ जो है वो ग्रेफाइट के अंदर बॉन्डिंग होती है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, बॉन्डिंग ही डिसाइड करती है कि जो फॉर्मिंग कंपाउंड है या जो नया कंपाउंड बनने वाला है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो जो ग्रेफाइट है उसके अंदर क्योंकि एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है,
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। आप इसमें देख के क्या बता सकते हो, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, लेयर्ड, मतलब ये फर्स्ट वाली लेयर है, ये सेकंड वाली लेयर है और ये थर्ड वाली लेयर है। देखो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, फिर दूसरी लेयर के ऊपर जो है वो तीसरी लेयर एग्जिस्ट कर रही है। तो वन बाय वन एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी, इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि ग्रेफाइट को दूसरे एलोट्रोप से डिफरेंशिएट करती हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका जो नेचर है वो सॉफ्ट होता है, नेचर जो है वो इसका सॉफ्ट होता है। वहीं इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड वी ऑल नो कि जिस भी कंपाउंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी हो जाती है। मतलब जो ग्रेफाइट है कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्यों होता है गुड कंडक्टर, बिकॉज ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर, और उसकी वजह से इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप नॉर्मली इतना समझ लीजिए, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, तब आपको करंट फ्लो करता हुआ या करंट पास करता हुआ नजर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फ्री होना जरूरी है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव करते हैं। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी ना किसी बॉन्ड के अंदर किसी ना किसी फोर्स की वजह से कनेक्टेड रहते हैं, स्टिल रहते हैं, स्टेबल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्या क्या बातें हमने देखी, एक तो इसका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा ये कंडक्टर होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है। स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरीके से जो है वो ग्रेफाइट एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। आई होप कि चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देती हूँ, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसी के साथ हमने ये देखा कि कार्बन का जो फर्स्ट एलोट्रोप ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है, सॉफ्ट होता है नेचर के अंदर। उसके अलावा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो जनरली पेंसिल के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज डायमंड। अब डायमंड को हम स्ट्रक्चर पे जाने से पहले थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि डायमंड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो क्या क्या होता है डायमंड के अंदर। डायमंड इज अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। अनलाइक ग्रेफाइट, डायमंड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स स्टेबलाइजिंग ए पिरामिड लाइक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट के पास क्या था, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर था। ग्रेफाइट के पास लेयर्ड स्ट्रक्चर था। वहीं अगर डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड के पास लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैरी करता है। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। हमने ग्रेफाइट के अंदर देखा था, हमने जो है वो ग्रेफाइट के अंदर देखा था कि एक कार्बन एटम जो है वो अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा था, 1, 2 एंड 3। बट इन केस ऑफ डायमंड ये जो बॉन्डिंग है वो 4 हो जाती है। मतलब एक जो कार्बन एटम है वो अदर 4 कार्बन एटम्स के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, 2, 3 एंड 4। तो उसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, 3D हो जाता है। आगे अगर हम देखें तो thus all carbon atoms are tightly connected unlike their
शीट लाइक स्ट्रक्चर इन ग्रेफाइट। अब इसके अंदर क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हो गए तो एक कार्बन एटम को चारों तरफ से कार्बन के एटम्स ने बॉन्ड बना के जो है वो पूरी तरीके से कवर्ड अप कर लिया है। तो ग्रेफाइट की तरह इसका स्ट्रक्चर जो है वो शीट के जैसा नहीं होता, वो 3D स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर फॉर्मिंग 4 कोवलेंट बॉन्ड्स देयर इज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन। अब देखो जो कार्बन होता है उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो क्या थी कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं, तो उसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स या 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा था तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे। बट इन केस ऑफ डायमंड यहाँ पे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। 1 कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है, उसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा और वो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन भी शो नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाट डायमंड इज। इसका स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ इसका जो डायमंड होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, एक 3D स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है। देखो एक कार्बन एटम है, 1 2 3 एंड यहाँ पे जो है वो 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। वही देखो 1 कार्बन एटम है, ध्यान से देखो ये वाले कार्बन एटम को अगर हम पकड़ें तो इसके साथ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, मतलब एक जो कार्बन एटम है वो डिफरेंट 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और वही बॉन्डिंग की वजह से इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच रहे हैं और उसी की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आई होप चीजें यहां तक आप लोगों को क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। यहां तक हमने कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा। एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है और उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा जो एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। अब कार्बन एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी शो करता है, हमने देखा था ऑक्सीजन भी एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी शो करता है जिसके अंदर की ओजोन O3 नाम से जो है वो कंपाउंड बनता है। अब बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो कि कार्बन के कंपाउंड शो करते हैं। क्या है, कार्बन फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी अकॉर्डिंग टू इट्स एलोट्रोप्स। जो कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करती हैं उसके एलोट्रोप्स के अकॉर्डिंग। सिग्निफिकेंट एलोट्रोप्स आर ग्रेफाइट एंड डायमंड। ऑलमोस्ट बोथ ऑफ दीज हैव अपोजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैंने बताया था कि वैसे तो कार्बन के और भी एलोट्रोप्स होते हैं लेकिन जो मोस्ट बेसिक एलोट्रोप्स हैं वो हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड। सबसे बेसिक या सबसे कॉमनली यही दोनों एलोट्रोप्स कंसिडर किए जाते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग कि वो किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहे हैं। डायमंड इज ट्रांसपेरेंट विद नो कलर, ग्रेफाइट इज ब्लैक कलर एंड ओपेक। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हैं, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। इनका मतलब क्या होता है एक बार समझ लीजिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके आर पार आप लोग देख सकें, मतलब एक साइड से दूसरे साइड आपको कंप्लीटली चीजें विजिबल हो। वहीं जो ओपेक होता है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके आर पार आप लोग नहीं देख सकते, मतलब अगर आप एक साइड से देखेंगे तो दूसरी साइड आपको नजर नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए जो ट्रांसपेरेंट मिरर्स होते हैं, जो कि कार के जो मिरर्स होते हैं आप ऐसे देख सकते हो, या फिर जो बिल्डिंग्स में मिरर लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं कि मिरर के अंदर की साइड से बाहर की साइड नजर आती है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे डायमंड है, डायमंड के अगर एक साइड से आप लोग देखोगे तो दूसरी साइड आपको इजीली नजर आ जाएगी। वहीं जो ग्रेफाइट होता है वो ओपेक होता है। ओपेक का मतलब कि आप जब एक साइड से देखोगे तो दूसरी साइड आपको नजर नहीं आएगी। तो जो डायमंड है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर भी नहीं होता। वहीं जो ग्रेफाइट है वो ब्लैक कलर का होता है और वो ओपेक होता है, मतलब उसकी वन साइड से सेकंड साइड विजिबल नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट स्पॉन्जी इन द टेक्सचर एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है। वहीं जो ग्रेफाइट है वो कुछ कंडीशंस में पाउडर्ड फॉर्म के अंदर
जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है ताकि उनका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सॉफ्ट बनाया जा सके। तो इस वजह से जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। वहीं अगर डायमंड की बात करें तो वी ऑल नो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज नोन टू अस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, नाउ ग्रेफाइट इज परफेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो ग्रेफाइट है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एक कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी रह जाती है, तो वहीं पे उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं जिसकी वजह से जो है वो परफेक्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वहीं जो डायमंड है उसके पास बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो जो है वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है बोथ एलोट्रोपिक एलिमेंट आर नॉन गैसियस एंड सॉलिड। अब ये इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं कि दोनों ही नॉन गैसियस होते हैं, मतलब ये गैस की फॉर्म में नहीं पाए जाते और जनरली सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो मिलते हैं। आगे अगर बात करें, ऑल्सो बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सब्लाइम विच ट्रू गैसियस फॉर्म डज नॉट मेल्ट विद हीटेड। ऑल्सो जो ग्रेफाइट और डायमंड है वो दोनों ही क्या होते हैं, ना तो ग्रेफाइट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है कंप्लीटली, ना ही डायमंड वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ऑल्दो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डायमंड की और ग्रेफाइट की सिमिलर हैं और कुछ डायमंड और ग्रेफाइट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है कंबस्टन। कंबस्टन क्या होती है, कंबस्टन का मतलब होता है जलना। कंबस्टन का मतलब होता है हीट इवोल्यूशन, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें तो जलना या किसी चीज को जलाना, बर्न करना। नॉर्मली अगर आप बोलना चाहो समझने के लिए तो बर्न करना या फिर बर्निंग जो है वो होता है कंबस्टन। किस तरीके से शो करता है, द कार्बन कंपाउंड अंडरगोज कंबस्टन रिएक्शन टू फॉर्म CO2 एंड H2O विद द इवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड हीट। जैसे ही आप कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करोगे क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, उसी के साथ H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और लाइट विद सम हीट। ये प्रॉपर्टीज होती हैं कंबस्टन की। कैसे, मान लो आपने किसी कार्बन के कंपाउंड को बर्न किया, ड्यू टू उसके पास कार्बन के एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो जैसे ही बर्न करोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके वो आप लोगों को क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा CO2। वहीं H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में इवोल्व होंगे, लाइट और हीट जो है वो इवोल्यूशन जरूरी है। जब भी कंबस्टन होता है तो लाइट एंड हीट जो है वो आपको बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि मिलते हैं। जनरली हर एक कंबस्टन की प्रोसेस में लाइट और हीट आपको मिलेगा। वहीं CO2 इसलिए मिला क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स को आपने बर्न किया है, और H2O जो है वो एक एक्सेप्शनल है। देखो एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे CH4 एक कार्बन का कंपाउंड है, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें क्या क्या मिलेगा, CO2 प्लस में H2O, हीट एंड लाइट। तो ये कुछ इस टाइप से रिएक्शन होती है जब भी हम कार्बन के कंपाउंड्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, या फिर कार्बन के कंपाउंड जब भी कंबस्टन की प्रोसेस जो है वो शो करते हैं। आगे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि MnO4 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली अगर आप समझो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ये आपके पास एक एथेनॉल था, इसमें आपका ऑक्सीडेशन किया और ये एथेनोइक एसिड बन गया। तो इस तरीके से जैसे ही आप ऑक्सीडेशन किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का एडअप कर देते हो, एडिशन कर देते हो, तो आपको फाइनल जो कंपाउंड मिलता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंस विच यूज फॉर ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है उस सब्सटेंस को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी कार्बन के कंपाउंड्स की। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो हमारी लाइफ में
डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, या फिर क्या क्या किस तरीके से हम लोग जो है वो डेली लाइफ में कार्बन को जो है वो यूज करते हैं। कार्बन का एक एलोट्रोप हमने पढ़ा ग्रेफाइट, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ग्रेफाइट है वो पेंसिल के अंदर यूज होता है, तो इट्स बिकॉज कि वो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, तो उसकी वजह से कार्बन जो है वो, क्योंकि मोस्टली जो चीजें होती है उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, तो हमारी डेली लाइफ में कार्बन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कार्बन। कार्बन makes up to 18% of human body. The food we eat contain a vital energy source called carbohydrates, which are elements of carbon. Sugar, glucose and proteins found in our body are made up of it. 18% of the human body, कितना परसेंट? 18% ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है वो कार्बन से बनी हुई होती है। उसी के साथ हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का जो सबसे ज्यादा काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ह्यूमन बॉडी को जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनके अंदर भी जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इन शॉर्ट हमारी बॉडी का, हमारे फूड का 80 to 90% ऑफ द पार्ट जो है वो कार्बन से बना होता है। वहीं प्रोटीन्स की बात कर लो या फिर हम शुगर, ग्लूकोज की बात कर लें, जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब के अंदर जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलना चाहें तो कार्बन जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन्स एक्सट्रैक्टेड नेचुरली एज फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल, कोल, नेचुरल गैस आर यूज्ड एज फ्यूल्स। अब जो कार्बन है उसको फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जिनसे ऑयल और कोयला और नेचुरल गैस जो है, ये सारी चीजें, इनके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन जो है वो हमें एनर्जी देने का काम तो करता ही है, साथ में वो हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो मशीन्स हैं, मशीनरीज हैं, या फिर उसके अलावा जो हमारी डेली लाइफ में जहां भी हम फ्यूल्स को यूज कर सकते हैं, वहां पे भी जो है वो कार्बन का एक बहुत मेजर रोल होता है। क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल जैसे ऑयल, कोल और नेचुरल गैस के अंदर पाई जाते हैं, उनके अंदर भी कार्बन के कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं। सो कार्बन प्लेज अ मेजर रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। आगे बात करें, एमोर्फस कार्बन इज यूज इन मेकिंग पेंट्स, इंक्स एंड बैटरीज। अब पेंट हो गया, इंक हो गया और बैटरीज हो गई। इंक जो हमारे पेन के अंदर इंक आती है, उसके अंदर भी कार्बन के कुछ कंपाउंड्स ऐड अप होते हैं। वही बात करें पेंट्स, जो कि हम वॉल पेंटिंग या फिर जो डोर्स होते हैं, फिर और भी वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स होते हैं जिसके ऊपर पेंट करने का काम किया जाता है, उसके अंदर भी जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। वही जो बैटरीज होती हैं, कार बैटरी हो गई, इसके अलावा जो हमारी मोबाइल बैटरीज होती हैं, और भी काफी चीजों के अंदर बैटरी यूज की जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, तो उनके अंदर भी जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। कौन सा कार्बन प्रेजेंट होता है? तो याद रखेंगे, एमोर्फस टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं, इम्प्योर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल। कोक इज यूज्ड इन मेटल स्मेल्टिंग इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वी ऑल नो अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिनके अंदर की आयरन और स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वहां पे जो चारकोल और कोक है वो किस तरीके से यूज किया जाता है? मेटल स्मेल्टिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कार्बन यूज किया जाता है और मेटल के अंदर भी जो है वो कार्बन पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट के कार्बन जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज होता है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है, दैट इज activated charcoal is used for purification and filtration, can be found in respirators। अब जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, चारकोल के बारे में हम सबको पता है, कॉमन सा पॉइंट है। चारकोल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि आसपास की गंदगी को क्या कर देगा? सोख लेगा या फिर आसपास की गंदगी को साफ कर देगा। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल्स होते हैं जिनके अंदर की कार्बन प्रेजेंट होता है, वो प्योरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, कार्बन फाइबर इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग लाइट वेट मटेरियल इन टेनिस रैकेट्स, फिशिंग रोड्स, स्काई, इवन रॉकेट्स एंड एरोप्लेन्स। जो कार्बन फाइबर है, कार्बन फाइबर, कार्बन का एक फाइबर बनाया जाता है और वो फाइबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखो, इवन रॉकेट्स और एरोप्लेन्स के अंदर भी ये यूज होता है। मोस्ट कॉमनली जो टेनिस के रैकेट्स होते हैं, टेनिस गेम खेलने के लिए जो रैकेट्स यूज किए जाते हैं, उनके अंदर भी जो है कार्बन फाइबर यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो लाइट वेट होता है,
इजी टू हैंडल जो है वो होता है, उस वजह से कार्बन फाइबर जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कार्बन इन डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है, वी ऑल नो अबाउट डायमंड। इसके अलावा ड्रिलिंग के अंदर यूज किया जाता है, और उसी के साथ डायमंड फिल्म्स आर यूज्ड इन रेजर ब्लेड्स टू प्रोटेक्ट द सरफेस। जो डायमंड के फिल्म्स होते हैं उसको रेजर ब्लेड्स के अंदर यूज किया जाता है ताकि सरफेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। कार्बन इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, ए प्रोसेस यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू मेजर द एज ऑफ थिंग्स। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग क्या होती है? कार्बन डेटिंग कहती है जैसे हमारे साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते रहते हैं जो पुरानी चीजें थी, जैसे पहले जो है वो अर्थ के ऊपर डायनासोर्स हुआ करते थे और उन डायनासोर्स के कुछ रिमेन्स हमें मिले थे। उन रिमेन्स का पता कैसे लगाया गया कि वो कितने साल पुराने हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन डेटिंग, जिसके अंदर के कार्बन को यूज किया जाता है कि कार्बन जितना ज्यादा पुराना होगा और उतनी ही ज्यादा जो है वो प्रोसेस करके उसको पता लगाया जाता है कि जो हमें फॉसिल मिला है उसकी एज कितनी है, मतलब वो कितना पुराना है। तो इस तरीके से जो कार्बन है वो हमें बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ लाइफ के फील्ड्स के अंदर जो है वो हेल्प करता है, और मेनली हमारी लाइफ के अंदर जो है वो कार्बन यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन एंड ग्रेफाइट। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन क्या होता है, कार्बन कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, वहीं हमने डायमंड पढ़ा और उसी के साथ हमने ग्रेफाइट के बारे में भी स्टडी किया। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है या कोई ऐसा कंसेप्ट या कोई ऐसा टॉपिक है जो कि समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके हमसे जो है वो पूछ सकते हैं, वी विल आंसर यू इन द कमेंट। सो यहाँ तक अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम्स कोचिंग बहरोड में प्रतिज्ञा नाम से 11th और 12th का फाउंडेशन बैच स्टार्टेड है, जिसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।